फोकस ये है कि जो इससे प्रभावित है उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट सरल तरीके से कैसे उपलब्ध हो। कुछ ट्रीटमेंट है जिसको स्थानीय स्तर पर नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए भी व्यवस्थित किया जा रहा है। उसके सभी संस्थाओं के साथ हम लगातार जितने भी देश के ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो रिसर्च बेस्ड है, चाहे वो एम्स हो, गंगाराम हो या अन्य देश के अन्य हिस्सों में जो अच्छे अस्पताल है या जितने रीजनल लेवल में हमारे एम्स खुले, उन सारे लोगों के साथ बातचीत हो रही है और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने इस संबंध में, क्योंकि आप जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों के जनजातीय लोगों के विकास के लिए जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में एक एचसीए कंपोनेंट, एसटीसी कंपोनेंट होता है। उसके माध्यम से हम सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के काम करते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ क्लोजली हम कर रहे हैं और हमारे मंत्रालय में जो रिसोर्स गैप जहां पर आवश्यकता होती है उसको इस कार्य योजना के साथ मिला करके काम करते हैं। श्री जी माधवी। Thank you very much, sir. Sir, estimates suggest that 77% of the tribal population has no access to the internet. Has the government conduct any survey to identify the extent of the internet access to the tribal population? What is the being done to improve the situation, sir? Thank you. अध्यक्ष महोदय, अभी आपको सुनकर या सदन को सुनकर खुशी होगी कि एक स्पेशल प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से और उसमें लगभग 6,500 करोड़ की व्यवस्था की गई है और 7,000 गांव में इंटरनेट व्यवस्था स्पेशल तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्शन 4G कैसे उपलब्ध कराया जाए वो सारे ट्राइबल विलेजेस में। क्वेश्चन नंबर 246 श्री राजवीर सिंह, श्री भोला सिंह। क्वेश्चन नंबर 246 अध्यक्ष। माननीय मंत्री जी। Answers been placed before the House. जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हुआ है कि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार ने हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास पर शोध करने के लिए अब तक किन किन केंद्रीय शोध संस्थाओं की स्थापना की है और क्या सरकार उनकी प्रकृति से संतुष्ट है? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो स्कीम चलाई जाती है उसके अंदर जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की स्थापना केंद्र सरकार नहीं करती है, बल्कि उसमें जो 6 राज्य हैं हिमालय के आसपास वाले, उसकी राज्य सरकारें प्रपोजल सिलेक्ट करके केंद्र के पास भेजती है। जो हमारी डिवीजन है वो उसका मुआयना करती है और उसके बाद सरकार उनको फंड्स देती है। और अभी जो है पिछले कुछ वर्षों में उनको बढ़ाया गया है, तो 23.86 करोड़ से अब जो पैसा उस पर खर्च किया जा रहा है वो पिछले साल के मुताबिक इस साल 47.38 करोड़ है। और उसमें जो संस्थाएं हैं वो भी 117 से बढ़कर 203 हुई हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं वो राज्य द्वारा, उसमें कुछ ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज हैं और अन्य बॉडीज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जो राज्य भेजता है। और सिर्फ कुछ एक प्रदेशों के अंदर, खासतौर पे अरुणाचल और सिक्किम के अंदर जो है 90 से 90:10 का रेशो रखा जाता है, बाकी जगह 75:25 का रेशो रहता है। दयाल चंद मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, राजस्थान भी सांस्कृतिक विरासत में कम नहीं है। विश्व में कोई भी टूरिस्ट अगर इंडिया में आता है तो राजस्थान जाने का जरूर उसका मन होता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना है कि जब प्रसाद योजना थी तो 2018 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक मोहनजोदड़ो है जो 5000 साल पूर्व की वहाँ की सभ्यता है कालीबंगा में, जिसको 1952 में BR लाल साहब ने
उनको देखा था, माथुर साहब ने देखा था, और मैं खुद अभी भी उनसे मैं मिल के आया था। उनकी आयु 100 साल से भी ज्यादा उनकी आयु है। उसके लिए केंद्र सरकार ने राशि जारी की थी। एक भटनेर दुर्ग है वहां पे, उसके लिए 3 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने 2018 में जारी की थी। लेकिन एएसआई अभी तक उसको परमिशन नहीं देती है इनके डिपार्टमेंट में, आपके डिपार्टमेंट में, क्योंकि जब वो अगर दीवारें उसकी टूट जाती तब जाके वो परमिशन देती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये मैं जानना चाहता हूं कि कालीबंगा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की जो कालीबंगा सभ्यता उसको और भटनेर दुर्ग को जब मॉनिटरिंग इसकी किस प्रकार से होती है, अगर नहीं होती है तो मॉनिटरिंग सरकार को करनी चाहिए। और मेरा आपसे आग्रह है कि जो राशि दी है क्या केंद्र सरकार उसको कब तक लगाने में सक्षम करेगी। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न बिल्कुल ये क्या भिन्न है, हिमालय का लेकिन था और ये राजस्थान में आ गया। जी, लेकिन हिमालय से मोहनजोदड़ो तक आ जी गए। वो मतलब रेगिस्तान तक पहुंच गए। लेकिन उसमें मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि ऐसी एएसआई की व्यवस्था है, उसमें यूनिवर्सिटी साथ लगी रहती है, और अभी राखीगढ़ी और अन्य ऐसे स्थान पाए गए हैं जिसमें धोलावीरा को इंस्क्राइब भी किया गया है। इनका जो प्रश्न है वो स्पेसिफिक कालीबंगा पर है। कालीबंगा से संबंधित जो भी उचित जानकारी होगी मैं माननीय सांसद तक पहुंचा दूंगी, और खास तौर पे इस प्रोजेक्ट को जिसको इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है उससे रिलेटेड सब डिटेल इन तक पहुंचा देंगे। क्वेश्चन नंबर 247 श्री कृपाल बालाजी तुमाने। क्वेश्चन नंबर 247 माननीय मंत्री जी महोदय उत्तर सभा पटल पर रखा जाए। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र रामटेक में काफ़ी लेबर होते हैं। माइनिंग में काम करने वाले लगभग 2 लाख लेबर है WCR और मॉइल में, और MIDC में भी काम करने वाले लगभग उतने ही लेबर हो गए। 2019 में 18 में घोषणा हुई थी और 19 में हमने भूमि पूजन किया था। उस समय संतोष गंगवार साहब जो उस समय के लेबर मंत्री जी थे, और हमारे दूसरे केंद्रीय मंत्री नागपुर से आप जानते हैं वो भी थे। हमने भूमि पूजन का बहुत बड़ा सरकार की ओर से कार्यक्रम किया। लेकिन अध्यक्ष महोदय वो अस्पताल का काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। सरकार ने उसके लिए पहले एक जमीन दिया था, फिर वो जमीन बदलने के लिए कहा गया, वो जमीन बदल के दूसरी जमीन MIDC के अंदर ही दी गई है इंडस्ट्रियल एरिया में। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि अस्पताल का काम क्यों रुका है और उसकी क्या कठिनाई है, और आप कब तक इसको शुरू करने के लिए प्रयास करोगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ESIC के लगभग देश भर में 57 अस्पतालों में इस समय काम पेंडिंग है। उसके अलग अलग कारण हैं। कुछ कारण तो जमीन का पोजीशन नहीं मिल पाना है, कुछ कारण वहाँ पर अभी एजेंसी के द्वारा कार्य को जो नक्शे के साथ शुरू करना है वो शुरू नहीं हो पाना है। हमने ESIC की पिछली बैठक में इसके लिए एक डैशबोर्ड का गठन किया है, और अब जितने भी अस्पताल हैं ये सारे ESIC के डैशबोर्ड पे आएंगे। जिनकी भी प्रक्रियाएं लंबित पड़ी हैं उनको हमने व्यक्तिगत रूप से ही पत्र भेजा जिन सांसदों ने मुझे दिया है, और इन सब सारी कार्यवाहियों को अब हम पूरी तरीके से एक पोर्टल के माध्यम से संचालित कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री। शुरू हो जाएगा और लेबर को न्याय मिलेगा। मैं आज की तारीख में वहाँ पर जो अभी एक ESIC का नागपुर शहर में जो अस्पताल चल रहा है, उस अस्पताल की हालत बहुत ही खराब है। यानी वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। बेड तो 100 बेड का अस्पताल है, एक सादी सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, एक्सरे का एक मशीन है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय स्पीकर महोदय के द्वारा थ्रू जानना चाहता हूँ कि सर जब तक आप इस अस्पताल में जो उस अस्पताल में आप आगे सुविधा देने वाले हैं वो चालू होने तक क्या इस अस्पताल में सारी मशीनरियाँ आप देंगे। और दूसरा एक छोटा उसके साथ में मेरा सवाल है कि वहाँ पर थोड़े बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं, तो क्या आप उसकी, क्योंकि जो टेंडर होता है, टेंडर जिसको मिलता है उसको काम नहीं मिलता, कोई और ही काम करते रहता है, तो इस बारे में भी सरकार उसकी तरफ ध्यान देंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अगर कोई ये विषय संज्ञान में लाए तो निश्चित रूप से उनके द्वारा लाए गए पर्टिकुलर विषय को मैं पूरी तरीके से संज्ञान में लूंगा। पूरे देश भर में ESIC के 160 अस्पताल और 18 मेडिकल कॉलेज चलते हैं,
उन सब विषयों में एक लंबे समय से जो भर्तियां भी पेंडिंग थी उसको भी हम लोगों ने इस बार निकाला है। और जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित ईएसआईसी और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित ईएसआईसी में जो तनख्वाह का अंतर था उसके लिए भी ईएसआईसी बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव पास किया गया है। भारत सरकार की इस योजना के द्वारा लगभग 3.5 करोड़ लाभार्थी और उनके 12 करोड़ परिवार वाले आश्रित हैं। हमारा ये मानना है कि हमारे मंत्रालय को जो ईएसआईसी की सुविधा है लोगों की सेवा के लिए है। आप जो विषय पर्टिकुलर अस्पताल के लिए मेरे संज्ञान में लाए हैं, निश्चित रूप से मैं आपको अपने कार्यालय में बुला के उसको आपकी समस्या का समाधान करूंगा। क्वेश्चन नंबर 248 श्री अशोक कुमार यादव। सदन पे रख दें टेबल। Laid on the table of the House. क्वेश्चन नंबर 249 सुनीता दुंगल। 249 रखा गया। श्री चंद्रशेखर साहू। मान्य सदस्यगण, मुझे कुछ विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री प्रद्योत बोरोदोलई, मनीष तिवारी, इटी मोहम्मद बशीर, के मुरली देवन, बी डन, राजमोहन उन्नीथन, हनुमान बेनीवाल, मानिकम टेगोर, एडवोकेट अब्दुल मजीद आरिफ, गौरव गोगोई, बेनी बहनन, अजय रंजन चौधरी, के राघवन, थिरुमावनन, के सुरेश जी। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई। शून्यकाल आज इस चर्चा के बाद शून्यकाल चलाएंगे। पहले 12 बजे चर्चा शुरू करेंगे, उसके बाद चलाएंगे। 9 व्यवस्था दे चुके हैं जो दे चुके हैं, दोबारा व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती। सभा पटल पर रखने वाले पद अभी बताएंगे। आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपकी अनुमति से मेरे सहयोगी राव इंद्रजीत सिंह जी के नाम के आगे अंकित दस्तावेज जो आज लोकसभा की कार्य सूची में अंकित हैं, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपकी अनुमति से मैं आज की कार्य की संशोधित सूची में से क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के आगे समक्ष उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्रीमती मीनाक्षी लेखी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की संशोधित सूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 5 श्रीमती अनुपूर्णा देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची की क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 6 डॉक्टर सुभाष सरकार। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची की क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 महासचिव। Received from Rajya Sabha regarding nomination of Shri Jugal Singh Lokhandwala, member Rajya Sabha, to the Committee on Welfare of Other Backward Classes. आइटम नंबर 8 श्री उदय प्रताप सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के सम्मुख तथा सूचीबद्ध रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 4 प्रतिवेदनों के हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 9 डॉक्टर शशि थरूर। महोदय, मैं आज की कार्य सूची में अपने नाम के सामने यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का 32वां, 33वां, 34वां और 35वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10 श्री मोहन भाई कुंडारिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्य सूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध विभाग संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 315 और 316 प्रतिनिवेदन प्रतिक्रिया सभा पटल पर रखने का अनुमोदन लेता हूं। 77 के संबंधित मामले
सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इससे संबंधित विषय सभा पटल पर रखने की इजाजत उनको दी जाती है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अध्ययन अनुदान की मांगों पर चर्चा। श्री मरगनी भरत। Sir, thank you, Honorable Speaker, sir. At the outset, I would like to thank the Honorable Minister Gadkari ji for considering Andhra Pradesh as one of the progressive states, sir. I'm so grateful to stand in this noble house to speak on demand for grants, road and transport, sir, which is led by one of the efficient ministers of this government, sir. And also, sir, he executes each and every राज्य मंत्री सर। अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं, राज्यसभा से भी आ रहे हैं। Sir, thank you, sir. Sir, he executes each and every single project with meticulously planning, and executes with passion, sir. Sir, I take this opportunity to express my gratitude. Last month, the Honorable Minister Gadkari ji happened to visit to my state of Andhra Pradesh, sir, where he sanctioned and inaugurated 20,000 crore worth of road infrastructure, sir. On behalf of my pragmatic Chief Minister, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy ji, and my people of Andhra Pradesh, we are indeed very thankful to this government, sir. Sir, as the Honorable Minister would be knowing, as Andhra Pradesh state is the second longest sea coastline, sir, with road and infrastructure, sir. Sir, and also, sir, it is on the coastline. It is precisely proved to be bane for natural calamities, sir. Sir, and also, sir, the natural calamities like floods and the cyclones, the roads got devastated, sir. And I request through you, sir, to the Honorable Minister to grant financial aid to the state of my Andhra Pradesh, sir. Sir, and also, sir, especially in my constituency, I would like to mention few of the points, sir, where some of the concessionaires or contractors with the shabby maintenance, the poor maintenance of the roads, sir. Sir, especially where my city, Rajamahendravaram, which is on the national highway, sir, where the city got extended towards the national highway and even crossed 5 kilometers and above to the national highway, which has more than 500,000 population as per 2011 census, sir, where the Honorable Minister has sanctioned in the last government some of the flyovers, sir, in the year, perhaps in the year 2018. But still, sir, the execution of the flyover works, due to some technical issues, it is being procrastinated, it is being delayed. So I would like to know from this house, through you to for the minister, sir, why the works is being delayed. So one junction I would like to quote here, I would like to name the junction that is called to be a dreadful junction, dead junction, called Morampudi Junction, sir. Morampudi Junction, where I could see on record, I'd like to keep on record, sir, where in the year, because there are many black spots, sir, we required flyovers for that black spots everywhere, because where the East Godavari district got bifurcated for the police department as a Rajahmundry urban district, sir, where I would like to mention here in this house regarding the accidents taken place in the year 2018 is somewhere around 90 accidents with a death around 29 people died and injured 109. In 2019, 119 people were killed, sir, and deaths were around 42
and seriously injured were 121. In 2020, sir, 116 accidents were taken place, 36 people were killed, and 115 injured, sir. Sir, likewise, the list goes on, sir, as per the traffic police records, sir. Sir, I'd like to read out the junctions also, sir, where the Rajahmundry city limits, where the national highway passes through the city limits, sir. I'd like to read out the junctions. One is Rajanagaram junction, sir. I would like to place on record, sir, because these junctions, we required flyovers and center divider lightings and also service roads and high mast lights. So I'd like to read out the junctions, sir. One is Rajanagaram junction, sir, Divancheru junction, sir, Lala Cheru junction, sir, Morampudi junction, ONGC junction, Bammuru junction, Vemagiri junction, Horlicks factory junction, Vemagiri junction and Kadiyapalanka junction, Burilanka junction, Pottilanka junction. These all the junctions where this many accidents were taken place, sir. Sir, I'd like to request to the minister to be magnanimous and sanction the flyovers wherever it is required. And last couple of months, I happened to meet the Honorable Minister where he considered Rajamahendravaram and sanctioned a bypass road, sir. Due to some technical issues, the works haven't taken place up till now, sir. So I request through you to expedite the works immediately, sir. Sir, and also the laying of the roads is very highest priority, sir, and it plays a pivotal role in the growth trajectory of our country, sir. And at the same time, the road safety measures is a double priority of this government to take place, sir, because the road safety measures are not up to the mark, sir. Because when you happen to see the death toll and the accident rate, almost 11% of the world accidents are happening in our country, sir. So the government should seriously think on the road safety measures. And at the same time, the government has to see the standards of the vehicles, whether the Vehicle Act, Motor Vehicle Act of 2019, where it was passed in this house, in the parliament, sir, whether it is being implementing properly or not, the government has to monitor continuously, sir. Sir, and also, sir, my main points, and at the same time, sir, the roads has increased apparently in this past 10 years from past decades, sir, and at the same time, the number of vehicles also has increased beyond the road, sir. Sir, also, sir, but when it comes to the violation of the rules, let me put on record for young India, sir. Sir, we are all educated, and many of us in a hurry going to our respective destinations, we violate, many of us violate the rules and the traffic rules, sir. Sir, the stringent laws has to be formulated by Government of India and the Ministry to curtail the accident rate, sir. As I have one suggestion, sir. As why can't the insurance premium may be linked with the traffic violations? Many traffic violations, the insurance premium will be very higher, and less traffic violations, the insurance premium shall be incentivized. Why can't the government plan in such a way, sir? And other hand, sir, on the other hand, there are some officers I don't want to take their names, but the below standard officers, where I told you, I mentioned right now in this house, sir, before, about the dreadful junctions and accidents, sir. Sir, who is responsible for the accidents, and who is responsible for the people who were killed brutally in the road accidents, sir? Because it was sanctioned in the year 2018, still now, up till now, it has not been started yet, sir. So who will take responsibility for this, sir? And I wanted to quote, sir. Sir, laying the roads is not that difficult, sir. But maintenance of the roads and road safety measures
with the minimum revenue expenditure, with minimum accident rate is something challenging, sir. So I'd like to request the minister to focus on this area, sir. Now, sir, please. our party has more than 10 minutes, sir. Sir, and also, sir, I'd like to make some notes, sir. I wholeheartedly appreciate the ministry to get the highest allocation of budget. It is an increase in terms of allocation of 22 to 23 with 68,000 crores hike in the absolute terms, sir. And the capital expenditure is pegged at around 1,87,000 crores, sir. And the revenue expenditure is around 11,000 and odd crores, which is quite welcoming, sir. Sir, the Honorable Finance Minister, in her budget speech also, she mentioned about one innovative program called Pradhan Mantri Gati Shakti Master Plan for express ways and rapid movement of people and goods, sir. Sir, the ministry happened to announce that around 25,000 crores is been investing with an innovative ideas. And I'd like to know how we're going to mobilize 20,000 crores as the Honorable Minister has mentioned in her speech, sir. Sir, the House would like to know what are the innovative methods, in what way the government raised for the Pradhan Mantri Gati Shakti Master Plan, sir. Sir, I would like to give one of my suggestions, sir. So why government plan to construct, solar panelings in the middle of the roads, on the dividers, so that the renewable energy, as country has a long stretch of national highways and road structure, why can't government plan the solar panelings in middle of the roads so that the renewable energy can be produced? Honorable As per Minister, the Niti Ayog, sir, Honorable by the Minister, year end of 23, the three-wheeler Honorable Minister, Honorable vehicles, is making so many suggestions. sir. Please. Sir, as the Niti Ayog has suggested, as proposed, by the year of 2023, the three-wheeler electric vehicles has to take a major role, sir, and also the two-wheeler electric vehicles by 2025, sir. So where the power and energy comes from? Our major power is generated from the burning of the fossil fuels, especially from the thermal energy. Sir, we need to think on renewable energy. So this suggestion of erecting the solar panels in the middle of the roads, it makes a major impact, sir. So unless and until we plan the what you call the raw material, the petrol, the electricity from this renewable energy, planning to implement the electric vehicles is very challenging, sir. Sir, two more minutes, sir. I have many things to go ahead, sir. First you have gone through your constituency, then comes to general points. First Yes, sir. Yes, sir. Now please conclude. Sir, and I'd like to address why the funds have confined for the states in terms of the roads for the states, sir. Sir, as we all know, in the year 2017 to 18, the Government of India has allocated around about 800 crores for the state roads, sir. But we have confined and restricted to 250 crores in this budget 22 to 23, sir. We should not forget the Government of India is collecting cess on petrol and diesel, almost 33 rupees per litre, sir. Sir, for road infrastructure, where the devolution of taxes, it is not being distributed to the states. So I request through you, sir, to the minister to distribute the funds and give us the more financial aid for the states also, sir, as a cooperative federalism. Yes, sir. please. Now, Sir, I have two more minutes, sir. Sir, when it comes to the networking of the roads, India is placed as the second largest road networking, sir, with a network of around 64 lakh kilometers, sir. that is all on record. That's all on record. Now Yes, you put sir. your bullet Sir, points. 2 minutes, sir. And India is placed after United States of America
and which includes of 1.3 lakh roads of national highways and 1.8 lakh of state highways. And under the dynamic leadership of the Prime Minister, we will certainly cross and will be there in the Now, top Sri spot, S.T. Hassan. Sir, I have 2 minutes, sir. Kindly give us, sir. You have already taken more than 20 minutes, please. Sir, sir, as we all know that, sir, the Nitin Gadkari is the best person to know about our road system than anyone in our country, sir. Sir, I would like to say S.T. about Hassan, the please. issues relating to my state, sir. You've already spoken about your constituency, state, general, everything. Please, 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 please. Now, S.T. Hassan, please. Then now. NH 516E has declared as Green National Highway Corridor. It falls in my constituency. I wish to know the progress of R&R and steps taken to release the money for R&R, sir. And also, sir, the Schedule 13 of AB Reorganization Act mentions mandates to construct a rapid road connectivity from Amravati to Hyderabad and important cities in Telangana, which is the roads to the important cities in Telangana, sir, which is a progress. What is the progress of this? Kindly may explain. And also 33 ROB and RUBs are going to be constructed under Setu Bharatam in Andhra Pradesh, sir. The details may be given, sir. Yes. Sir, the final 2 points, sir. Sir, the Bhogapuram to Bhogapuram 6-lane road, sir, which reduces the distance for Visakhapatnam port and even for Chhattisgarh and Orissa, sir. And the highway, if we expedite the highway at the earliest, and the Government of India also proposed Bhogapuram airport Now, also, S.T. sir. Hassan, please. Sir, the final point, sir. Final please, point, please. Sir. Sir, there are more than 450 black spots identified in Andhra Pradesh, sir. The S.T. Hassan. बहुत बहुत शुक्रिया सर. Yes, please. आपने मुझे No, you are not obeying the directions of the. Greenfield Highway at Krishnapatnam Port, sir, with an estimated cost of 462 crores. And also from Nellore to Krishnapatnam Port with an estimated cost of 360 crores, sir. What is the present status of the above roads and whether there is any cost and time overrun by this, sir? Sir, ADB has crossed 3,000, has approved 3,500 crores loan to the Visakhapatnam and Yes, Chennai Hassan, corridor, please, sir. please. I would like to. बहुत बहुत शुक्रिया सर. आपने मुझे सड़क परिवहन और राज्य मार्ग पे बोलने का मौका दिया. सर, मैं कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को आपके माध्यम से मंत्री जी को, सरकार को बताना चाहता हूं. सर, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे हाईवे जो दिल्ली से लखनऊ जाता है, मंत्री जी, मेरे ख्याल से 25 साल होगा इसे बनते हुए, आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ. और इतना इंपॉर्टेंट हाईवे है, आज भी 6-7 जगहों के ऊपर इसमें कार्य नहीं हो पा रहा. बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं. मेरठ तक तो एक्सप्रेसवे बन गया है, मेरठ के आगे बहुत समस्याएं हैं. और एक समस्या मंत्री जी खास तौर से कटरा के ऊपर है, जहां पर शाहजहांपुर से पहले ओवरब्रिज नहीं बन पाया है और वहां पे तकरीबन 1-1 घंटे 2-2 घंटे के जाम लगा करते हैं. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रायोरिटी पे देखते हुए इस इम्पोर्टेंट हाईवे को जल्द से जल्द बनाने की कृपा करें. मेरा दूसरा हाईवे जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, मंत्री जी, एक रोड मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक बड़ापुर एक इलाका है, बड़ा कस्बा है, इसके बीच में से एक रोड जाती है और ये रोड आगे कोटद्वार से ये बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को जाती है. आपको ये जान के हैरत होगी कि ये बीच में जो रोड जा रही है, ये कुछ जगहों के ऊपर 9.5 फीट या 10 फीट की है केवल. अगर 2 गाड़ियां आमने सामने आ जाएं तो जाम लग जाते हैं. तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस बढ़ापुर बस्ती का बाईपास बनना बहुत आवश्यक है, ताकि सारे श्रद्धालु, ये रास्ता भी शॉर्ट है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का, ताकि सारे श्रद्धालु बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे और काम पूरा करें. मंत्री जी, एक हाईवे जाता है मुरादाबाद से काशीपुर होता हुआ और आगे गढ़वाल तक. इस हाईवे के ऊपर विश्व प्रसिद्ध
एक उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसमें तमाम दुनिया से लोग पर्यटक आते हैं। मुरादाबाद से लेके काशीपुर तक रोड इतनी खराब हो गई है कि अगर उसमें आप 20 से या 30 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा नहीं चल सकते। बाहर के पर्यटक क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे? आपने ये सैंक्शन कर दिया है, 4 लेन करने की बात करी है। बीच में एक बहुत संकरा पुल पड़ता है जिसपे एक तरफ से ही ट्रैफिक पास होता है और वहां पर भी बहुत लंबे जाम लग जाते हैं। आपने पास किया है 4 लेन, लेकिन न जाने कुछ वजहों से वो आगे काम हो नहीं पा रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रायोरिटी पे लेते हुए इस काम को करा दिया जाए, ताकि जो फॉरेन पर्यटक आते हैं वो आसानी से कॉर्बेट नेशनल पार्क भी जा सके और आगे रानी खेत वगैरह भी वो जाकर घूम सकें। बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है, अब बहुत बुरी हालात के अंदर है। मेरी ये 3 डिमांड्स हैं आपके लिए। मैं समझता हूं कि आप इसको प्रायोरिटी पे लेते हुए जल्द से जल्द समाधान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट श्री सुनील ततेकरे। Sir, thank you very much for giving me an opportunity. 1 second. Those members who would like to lay the written speeches on the table of the House, the Honorable Speaker is allowed to lay the written speeches on the table of the House. Yes, Sri Sunil. There are a lot of expectations of the Konkan people for long since pending Mumbai-Goa highway, that is especially from Panvel to Palaspa to Goa, Panji. Especially the first part, Palaspa to Indapur, 8-10 years that the work is in progress. But unfortunately the bituminous part was there, and due to heavy rain like Kerala in Konkan also, this bituminous road get every year damaged. So I urge Honorable Gadkari ji for making this road concrete, and in the presence of Mr. Sharad Pawar ji. So I would like to urge for that. Last 12 years we are waiting for that, especially Konkani people from Raigad, Ratnagiri, Sindhudurga and going up to the Goa. They are traveling on that road. So especially that road should be taken on the priority. Another thing is from Indapur to Mahad, especially in the Mahad, where there was a lot of flood in the last year because of the huge filling for the road. The water logging is being there. Old Savitri Bridge is not yet dismantled there. So that is why it was caused for the heavy flood in the Mahad and that area. So I would like to urge for the minister for that also. Near Polatpur, even then underpass is there, 30 feet road is being digged and people are getting harassed. So that work is also there. Especially I would like to urge one road which is going to Chhatrapati Shivaji Maharaj Historical Fort. That is the capital of the Chhatrapati Shivaji Maharaj Empire. Hence, considering about the fact to make National Highway NH 166F going towards the Raigad Fort as an historical path by considering beautification point, historical signboards, monuments showing history of the Chhatrapati Shivaji Maharaj and importance of the Raigad Fort. I would like to urge for that, especially for beautification spot at the entry point and exit point of the tunnel in the Kashedi Ghat on the National Highway 66. That is also important. One another thing is most important. When I became the member of parliament of this house, provided VUP at near Avashi to Gunde near Lote MIDC. 35,000 workers are working in the Lote MIDC. About 15 to 20 villages are there in Gunshi area. I had requested on the site even also, and even in estimate committee also, to sanction that particular portion therein. Another thing, one national highway was announced, Varkar to Alibag, in my Raigad district capital, I mean the place. That is not yet being considered therein. That is the most important. Another thing, one road passing through my district, Murbad, Karjat, Khopoli, 80% work is being completed. So heavy loaded vehicles are traveling along that. 60, 70 years old bridges are there. When they will collapse, I don't know. One sad incident happened near Savitri River in 4 years past. Same incidents can be repeated therein. So I would like to urge to get those bridges also completed so that these things cannot be happen repeatedly in my district. Especially 2 highways, national highways are being announced by the central government. Out of that, 80% work is being done. I would like to urge in my parliamentary constituency, one road goes from Wakand to Khopoli, Paradi and Pedli.
both the villages required the bypass therein. So those 2 bypass were also sent in the second phase for the approval. Another thing, one road goes from Pune to Dighi. That is also a port. Pune is also an educational hub in the Maharashtra. So 2 bypasses are required near Mangaon and near Indapur also. So that should be also considered on priority basis. That is what I am requesting therein. Okay. Another thing, sir, I would like to request one thing, especially this Paraspa to Indapur. We are harassed. I am staying over that. And due to heavy rain, always people are, thousands of lakhs of people are going to the Konkan and especially to the Goa. So that road is also likely to be important. Another thing, from JNPT, one of the first port which is giving the maximum to the government of India. So that port is making a lot of traffic therein. So that road also, from especially from JNPT to Paraspa, that goes to Karjat and to the Murmad, that is also being required. So I would like to request Honorable Minister through the August House, Honorable Gadkarji is from the Maharashtra. I know him since last so many years. I worked with him as an MLA. When I was Minister of State in my cabinet, Gadkarji was also President of BJP in the national level. So many things we have done with each other. So I would like to urge, especially for this Konkan highway, for that. Thank you very much, sir. Thank you, Shri Chandrasekhar Prasad ji. अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों पर बहस इस चर्चा में भाग लेने का जो आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजमार्ग मंत्रालय पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस आवंटन में से 67% NHAI को दिया गया है। इसके बाद सड़कों और पुलों के लिए 64.573 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। PM गति शक्ति मास्टर प्लान में NH नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर तक विस्तार की परिकल्पना की गई है। वित्त पोषण किए नवीन तरीकों के माध्यम से अलग से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इसका परिणाम निश्चित रूप से सुखद होगा। देश में NH निर्माण की गति 2020-21 में रिकॉर्ड 37 किलोमीटर प्रतिदिन छू गई है। यह सभी कदम स्वागत योग्य है। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय गडकरी जी NH के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं। बिहार में नीतीश बाबू की सरकार ने भी सड़कों के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है और बहुत सारे माने टोला तक को संपर्क सूत्र से जोड़ दिया गया है। बिहार के इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है कि भारत सरकार और कुछ आर्थिक मदद करे। आदरणीय गडकरी जी ने से मैं एक मांग पुनः करता हूं, जहानाबाद से अरवल जाने वाली रोड पर अंडरपास NH 110 के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने के लिए हम कई एक बार आग्रह किया है, लेकिन विभिन्न कारणों से उसको नकारा जा रहा है। हम फिर से आग्रह करते हैं कि जहानाबाद में जो 110 पर अंडरपास है उस पर फ्लाईओवर बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, PM पैकेज में उन अन्य योजनाओं के माध्यम से बिहार को काफ़ी अच्छी संख्या में NH के निर्माण और चौड़ीकरण की स्वीकृति मिली है। वहाँ NH के काफ़ी सारे काम चल रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद में NH 83 एवं NH 110 पर काम चल रहा है। यह एक सराहनीय कार्य है और एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 119D बनने जा रहा है। इसके लिए हम पूरे बिहार की जनता और जहानाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री और गडकरी जी को धन्यवाद देते हैं। NH को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए संसदीय क्षेत्र से आने वाले जो समस्याएं हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रोड एक्सीडेंट भारत की एक बड़ी त्रासदी बनकर उभरी है। भारत के 3% GDP सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की वजह से कम हो जाती है। आंकड़े बताते हैं कि प्रति वर्ष करीब 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 10% अकेले भारत की है। मरने वालों में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, जो और भी गंभीर बात है। मरने वालों में 65% 18 से 35 वर्ष के लोग होते हैं। यह भी एक संवेदनशील बात है।
महोदय, तमाम कदम उठाए जाने के बावजूद सड़क दुर्घटनाएं और उनसे होने वाली मौतों पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। बढ़ती आबादी और वाहनों की बढ़ती संख्या के अनुपात में आधारभूत ढांचा बनाने में कमी इसका एक बड़ा कारण है। महोदय, इसके साथ ही गलत तरीके से ओवरटेक करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग न करना जैसे कारणों से सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो रही है। सड़कों में गड्ढे से भी बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं और मौतें होती हैं। 2013 से 17 के बीच सड़कों पर बने गड्ढों के कारण हुई दुर्घटनाओं के चलते 14,926 लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा है। महोदय, इसके अलावा कुछ और विषय है जिस पर केंद्र सरकार की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। राजमार्गों के निर्माण के समय गुणवत्ता को बनाए रखना देश हित में एवं समाज हित में है। ऐसी शिकायतें मिलती है कि एनएच की कुछ परियोजनाओं में क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित नहीं किया जाता है। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का पालन करते हुए राजमार्ग मंत्रालय को स्थानीय सांसदों को भी कहीं न कहीं से उसमें सहभागिता करानी चाहिए। राजमार्गों निर्माण की गुणवत्ता मेंटेनेंस करने में कहीं न कहीं पकड़ होनी चाहिए और सड़क के संबंधित अनेक परियोजनाओं को पूरी होने के बाद भी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से धन का इंतजार करना, यह भी एक बहुत संवेदनशील बात है। इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि बिहार सहित देश के अन्य राज्य सरकारों के पास संसाधन सीमित है और अगर उन्हें समय पर फंड मिल जाता है तो परियोजनाएं जल्दी पूरी हो सकती है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में मैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्री M.K. विष्णु कुमार जी। Thank you, Chairperson. I am here to, first of all, thank to Madam Sonia ji and Sri Rahul ji for allowing me to speak on demands on grants for roadways and highways, road transport and highways. It is a very important subject. It is not a subject that can be neglected because your government is asking almost 2 lakh crores. In 2021-22, it was 1.35 lakh crores. In 2020 and 21, it was 98 crores. Why there is so much of escalation and the government has not come clean with what are the new projects this year this road transport is going to take? Because there is almost 65,000 crores, you are asking more. For that, what was the work done in the previous year? And how many kilometers of road you are going to relay or newly lay? This kind of clarity is not there in your statement. And to achieve $5 trillion Indian economy, this road transport, road network is very, very important. Honorable Chairperson, I would like to say the Treasury bench is very, very proud in claiming themselves as the second largest in the world of covering 63.5 lakh kilometers of roads coverage. This is second in the world, no doubt. The first stands United States of America, their beloved friend Trump was there. Now, I would like to say one more important point. See, overnight you cannot lay a road. It was the foundation of Congress party, government, the previous government, the Panchashil principle by Nehru, by Indira ji, by Rajiv ji, by Madam Sonia ji and Dr. Manmohan Singh. These governments have laid a strong foundation. That is why India is today second largest in road networks, covering 63.5 lakh kilometers network. Second to the United States of America. Why I will say a calculation, simple calculation. Your Bharatmala project, your main project, flagship project of Prime Minister, it is covering 34,500 kilometers to be laid in the span of 5 years at the cost of 5 lakh crores.
But till now, I am very sorry to say, Honorable Chairperson, this government is able to complete only 6,900 kilometers of road out of 34,500 kilometers in this period of 5 years. They are supposed to finish by 2024. Only 35% of work has been completed. That is why I am saying it is a foundation of the previous government. This government is standing number 2. India is standing number 2 in the world. But unfortunately, ironically, what is the quality? Germany is number 1. According to your data, not my data. Germany is number 1. United States of America is number 14. We are standing number 44 out of 160 countries. There is no independent evaluation of the road quality. Look at the quality of the roads. It is pathetic. But the amount of money being spent is huge. Nowhere near the expectation of the common man. Almost 1 out of 2 lakh crores that they demand, 1.87 lakh crores is coming from the capital expenditure. Only 11,500 crores is the revenue expenditure. At this point of time, I would like to say one more important thing. What is the road safety that we are having? Out of 2 lakh crores that they are demanding, only 356 crores are being spent on road safety. 1.67% of the total budget. Whereas USA is spending 6% of their budget. So this thing, more number of fatalities, road accidents, because of the speed of the vehicles have increased, number of vehicles have increased, and the poor quality of road with no safety and precautions being taken. Unfortunately, we are losing a lot of valuable lives of the common man. So this thing has to be considered very seriously by this government. NHAI, Nahai, is taking almost 1.35 lakh crores of your total budget of 2 lakh crores. When NHAI is functioning very well, according to you, I am saying the office is very big, the directors are very good, they're responding very well, but the project is getting delayed, undue delay is of the NHAI's capacity. When NHAI is there, another company act, private limited company called National Highways Connectivity Limited or Logistics Limited, NHLL, Logistics Limited, which they explained that this company act, new company is being formed only for the connectivity of the ports. They are giving only 1,000 crores. If you say for the better efficiency, a new company is being formed, why then you burden NHA with 1.35 lakh crores? Because they are unable to complete the projects in time. What happens is mainly because of the online tender, people sitting in somewhere without analyzing the real picture of the road that to be laid, they are quoting, they are participating in tender being awarded. But when they come to the field, then there are so many problems like forest clearance, environmental clearance, availability of raw material, water, local problem, all these things come. There is no quick exit policy from NHA. And very unfortunate thing, in my own Arani Parliament constituency, one road from Dindivanam to Krishnagiri, that is being laid for more than 10 years. The contractor says, I am ready to leave, I am not able to work. There is so much of escalation. As I said earlier, why there is so much from 1.35 lakh, suddenly you are allotting 2 lakh crores. But what is the new project you are bringing? There is no clarity. There is no white paper. Finally, the contractors, you know what they do? They go into the arbitration. They are unable to complete. They go into the arbitration and they manage to get the justice and more 100 crores, 200 crores demand from the NHA. Apart from allotting funds for laying the roads, the penalty instead of collecting from the contractors, the NHA is giving back. So in this house, I request the Honorable Minister to give a white paper, how many projects are being stalled like that, how many contractors are being paid the arbitration fees, and how many projects the contractors have been changed. Because main problem with NHA is delay. In Arani, one overbridge is there, Kutteripata Bridge. That is being there for almost 10 years. The project is feasibility report, everything is over. Till now, we do not know where the project director is there. They are not responding in time. When we approach them also, they are saying here and there, they are giving some stories. Yes, unfortunately, till now, the overbridge is not completed. So many vital accidents are happening. Yes, so apart from the last important point,
Their main thing is PMGSY, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. India lives in villages. Grama Sadak means village road. Village road, their minimum qualification, Honorable Minister Sir, please, they are asking minimum 7.5 meters width. In our village roads, normally not less than 5.5 meters width. It's only 6 meters. So what is the difference? Where village road they will get 7.5 meters feet width? No, 6 meters is sufficient. 6 meters. No, sir. In my constituency, there is almost 10 districts. There is zero proposal for a PMGSY. Zero proposal. You check it from Tamil Nadu website. No district, 10 districts, they are giving zero proposal for PMGSY because initially they were 5 kilometers from between ODR, MDR, the connecting link roads. It may be even 1 kilometer, the villages. So they say the PMGSY has plenty of funds. Yes, more Vishnu, crores please. are there. How many other crores we can spend? No. Unfortunately, when the proposal is there, they are saying that it is referred to NABARD. They are saying it is being referred to the highways. Then these are the small issues. These are major issues. Village roads, PMGSY has to be really scrutinized because it's a dream project, and we are also being asked to suggest it. Unfortunately, there is no inaction, zero action. Thank you. So last point, sir. Last point. In my Arni parliamentary constituency also, there is one road called Chennai Kanyakumari Industrial Corridor, Express Corridor. Very unfortunate, very poor condition laying. So many trees are being uprooted. Minimum thing is if one tree is uprooted, it has to be replanted almost 5 times. Afforestation has to be there. Okay. Who is there to monitor? Very poor culverts are there. The thickness is very, very pathetic. Where is the system? Where is the quality? Where is the check system? Where is the quality checking mechanism? There is no answer at all. So all these things has to be corrected. Thank you. And finally, sir, one last demand, sir, from my constituency. Yes. For the entire state of Tamil Nadu. We are talking about roadways. In olden days, almost 1,500 years back, a king called Rajaraja Cholan, he, with the help of road, Silk Road, there are several kings that ruled India, but only one king who ruled far away from India, even outside India, Asian countries. Yes. In Cambodia, we have Angkor Wat temple. In Tamil Nadu, the Tanjavur big temple is there. So such a very big king was there. So you also named his name in Bombay port for the port trust, the port. So in that king's statue in the parliament, if you install, the Tamil Nadu will be very grateful, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much, Sri Tapir Gauji. Without looking any piece of paper, he is putting all the statistics. Fine. Thank you, Honorable Chairman, sir. आज मैं यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिमांड फॉर ग्रांट को समर्थन करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, नितिन गडकरी जी के जगह में आज जनरल रिटायर बीके सिंह साहब है, जिसको इस सड़क निर्माण के बारे में इनका एंटायर आर्मी लाइफ में इन्होंने जो महसूस किया है, आज वो इस पद पे है, तो मेरा भाषण से उसको असर पड़ना चाहिए देश का हित में। मैं आज ये कहना चाहता हूँ ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये नितिन गडकरी साहब और मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी साहब का नाम मैंने बदल दिया हूँ स्पाइडर मैन। मकरा जाल, हिंदुस्तान का हर कोने में स्पाइडर जैसे जाल बिछाता है, वैसे नितिन गडकरी साहब ने जाल बिछा के रखा है, सड़कों का जाल बिछा के रखा है। तो इस व्यक्ति को, इसका लीडरशिप में आज मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा ऑनरेबल चेयरमैन सर, इफ यू रिमेंबर देयर वाज ए प्लानिंग कमीशन बिफोर नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन में ही पूर्व उत्तर राज्यों के और हिमालय प्रदेशों का एक नीति था कि हम बॉर्डर के और सड़कें नहीं बनाना चाहिए। विष्णु कुमार, ये बीके सिंह साहब इज फुल्ली अवेयर ऑफ इट। यस प्लीज। हमारा जम्मू कश्मीर में हो, उत्तराखंड में हो, लद्दाख में हो, हिमाचल में हो, सिक्किम में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, नीति आयोग में ही एक कानून था कि हम बॉर्डर के और सड़कें नहीं बनाना चाहिए।
जैसे मोदी जी आने के बाद और नितिन गडकरी जी इस मिनिस्ट्री को संभालने का बाद आज अरुणाचल प्रदेश में पूरा इंटरनेशनल मैकमोहन लाइन तक 2 लेन की सड़कें बन रहा है। आज बीके सिंह साहब के सामने मैं उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं, भगत सिंह कुशेहारी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, नितिन गडकरी जब अध्यक्ष थे उस समय एक कमिटी बनाया था कि इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को विजिट करके आइए। जसीमत से मालारी से पैदल जाके हम लोअर रिमकिम में 2 डेज में पहुंचा था बीके सिंह साहब। वहां से हम बोराहती वैली वहां तक हम पहुंचा और हम गुरुदोंगमर लेक सिक्किम में पहुंचा था और तागा से हम डेमसोक तक बिना सर के हम पहुंचे थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में और बीके सिंह साहब और हमारा इस्पाईदार मैन नितिन गडकरी साहब का नेतृत्व में तागा से डेमसोक तक सड़कें बना दिया है और मलारी से आप अपर इमकिम तक सड़कें पहुंच गए हैं और उत्तराखंड ये में कालाफानी वैली तक सड़कें पहुंचा है। मैं कालाफानी वैली तक भी पैदल जाके आया हूं, जिसको हम जानता था कि कालापानी मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड, लेकिन यहां नेपाल और इंडिया तिब्बत बॉर्डर में एक वैली है जहां हमारा डिस्प्यूट था, उसमें एक जगह है कालापानी, वहां तक सड़कें पहुंचा है। तो इसलिए मैं नितिन गडकरी साहब को इस्पाईदार मैन का नाम से मैं नाम दिया जाता हूं। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आज पीएम गति शक्ति के आधार पे, इस नियम के आधार पे आज पूर्व उत्तर राज्यों में ऑनरेबल चेयरमैन साहब, यू विल सरप्राइज टू नो अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली, अब मुझे ये गाड़ी का नाम ही सुना नहीं था और देखा भी नहीं था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में फरारी कार और लोबर्गी कार, पोर्शे कार, नेग्लोरिन और ओडी कार का रैली होता है अरुणाचल प्रदेश में। ये हमारा मोदी जी का और नितिन गडकरी जी का नेतृत्व में जैसे सड़कें बनाया, मेरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी अरुणाचल, ईस्टर्न अरुणाचल में ये सब सारा कार रैली 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कवर होकर रैली हुआ करता है, तब जाके लोग महसूस होता है मोदी है तो मुमकिन है, गडकरी है तो मुमकिन है। गडकरी जी ने 6 किलोमीटर लॉन्ग सड़कें बनाया हमारा दिबांग नदी के ये में, जिसके लिए हम 3 दिन लग के अगला डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा जाता था। इसलिए मैं चेयरमैन साहब, आज जैसे हमारा मोदी साहब और नितिन जी ने इस 2,42,020 करोड़ का जो बजट प्रोविजंस रख के इस देश का दिशा दशा नक्शा को बदलने का जो तैयारी है, इसको मैं आज समर्थन करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आज मैं बजट का बारे में और देश का बारे में गहराई में मैं जितना भी बोलूं उसके लिए समय नहीं हमको मिलेंगे, इसलिए मैं अपना अरुणाचल की ओर बीके सिंह साहब को लेके जाता हूं। अरुणाचल भी आपका कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि को हम कैसे आगे ले जा सकता है। बीके सिंह साहब एंड ऑनरेबल चेयरमैन सर, अरुणाचल हैव प्रोजेक्टेड ए फ्रंटियर हाईवे along the मैकमोहन लाइन। एक बार टेंडर हुआ, कैंसिल हुआ, अभी और टेंडर प्लेस हुआ, इसलिए अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे एंड along the तिब्बत चाइना एंड म्यांमार, इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये केवल अरुणाचल प्रदेश के लिए नहीं है, ये देश का सिक्योरिटी के लिए और देश का सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है कि हम along the मैकमोहन लाइन एक सड़क प्रपोजल दिया गया है। और ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं फ्रंटियर हाईवे जो उसके नीचे में बहुत सा ऐसा जगह है जहां मेन वैलीज में सड़कें बनाया है, 2 लेन बनाया है और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी बनाया है, और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी बनाना है वो अलग सब्जेक्ट है।
आज में एक बहुत बड़ा सेंसिटिव, अगर हमारा ओपोनेंट, हमारा ऊपर वाला जो देश के लोग सुनेंगे तो इसको तरफ जाएंगे। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आपका माध्यम से मैं बीके सिंह साहब को बताना चाहूंगा, ये इन दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में मिपी टू अंडेला पास ये सड़क बनाना जरूरी है, और मालिनी से बालुआ और अनिनी से अंगुला पास ये सिक्योरिटी का डिमांड है, आईटीबीपी का भी डिमांड है, आर्मी का भी डिमांड है इन दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में, जहां फ्रीक्वेंट इनकर्शंस होने का जो खबर आते रहता है। और एक सेंसिटिव जगह है चेयरमैन साहब, इन द ईस्टर्न सेक्टर, इन द ट्राई जंक्शन, सागलागाम बोल के एक जगह है, सागलागाम से हादीगरा पास, जिसको ऑनरेबल मिनिस्टर बीके सिंह साहब अच्छा से जानता है, और सागलागाम से गलाई तागरू पास, और सागलागाम से वालोंग 1962 वार में जहां हमारा हेवी लॉस मिलिट्रीली हुआ, उस जगह में हम अलोंग द मैकबोन लाइन उस सड़क अगर बनाएंगे तो केवल अरुणाचल का नहीं है, ये देश का सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा अच्छा होगा। और यिंगक्योंग से बीसिंग, ऑनरेबल चेयरमैन सर, 2017 में बीसिंग में ही चाइना ने सड़क बनाना शुरू किया था, उसमें हमारा इंडियन आर्मी ने रुका दिया। यिंगक्योंग से बीसिंग ये आर्मी का भी डिमांड है, आईटीबी का भी डिमांड है, और देश का भी ये डिमांड है कि इस सड़क को बनाना चाहिए। और एक सड़क है, ऑनरेबल मेंबर प्लीज ऑनरेबल चेयरमैन सर, स्टिल पांगो टू जोरगिंग का ऑपोजिट जो है गिंचिंग एयरपोर्ट है, निंचिंग एयरपोर्ट, जहां जिंगपिंग ने लैंडिंग हुआ था। एक पहाड़ का इस तरफ में जोरगिंग है, 97 किलोमीटर। इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी आर वर्किंग फॉर 10 days to reach that Jorging, a sensitive outpost where 7 Chinese citizens has reached up to that extent, and Indian army has arrested it. Yes, now समाप्त कीजिए प्लीज। सर मैं इतना दूर से आया हूं, एक दो मिनट सर। ये पांगो टू जोरगिंग एंड जोरगिंग ते मोनीगांव अलोंग द बॉर्डर टूरिस्ट मेसुका, ये बीके सिंह साहब ये इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। और सिंगा टू अनिनी एंड मीगिंग टू पायुम, हवाई टू विजयनगर, कोलोरियांग टू ताकसिंग। एंड मैंने लास्ट टाइम भी एक रिक्वेस्ट किया था कि तवांग से बाया भूटान होके गुवाहाटी का सड़कें बनाना चाहिए था फॉर सिक्योरिटी रीजन, तो भूटान वाले नहीं मान रहे, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है शेरगांव टू शेरगेलेमू, मंडला, पुडुंग, नागाजीजी, मुक्तू एंड तवांग। द शॉर्टेस्ट वे टू रीच तवांग फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन फ्यूचर। एंड सर एक और रोड है अरुणाचल इंडस्ट्रियल रोड अलोंग द फुट हिल्स, असम अरुणाचल बॉर्डर से। नितिन गडकरी जी का इनिशिएटिव से ये सड़क बनाना था, डीपीआर सारा सब तैयार हो गया। इसके लिए इसको भी अरुणाचल इंडस्ट्रियल रोड भूटान बॉर्डर टू नेपाल नागालैंड बॉर्डर तक सड़कें एक इंडस्ट्रियल रोड बनाना है, इसके लिए भी गडकरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। एट द एंड सर, विथ योर परमिशन फॉर फ्यू सेकेंड, एक इस नेशनल हाईवे एंड एनएसआई डीसीएल में मैं मिनिस्ट्री को एक चीज जानना चाहता हूं, जब आप में इस चीज को बताएंगे। जैसे टेंडर होता है नेशनल हाईवे में या एनएसआई डीसीएल में, एज पर द सीबीसी गाइडलाइन द लोएस्ट बिडर शुड बी ऑफर टू फॉर द कंस्ट्रक्शन। सर इसमें क्या है, -27, -30, दैट मीन्स 100 रुपया का काम को 50 रुपीज से आप सड़क के कैसे बनाएंगे? There is a chance of compromise on the quality of the road. समाप्त कीजिए। Sir, in conclusion, साथ में forest clearance, CBC forest clearance that really delayed the project, especially in mountainous area. धन्यवाद। इसके लिए इस चीज को और ऑनरेबल मिनिस्टर देखे, so that smoothly construction work काम चले। तो इसलिए मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर आपको भी धन्यवाद देता हूं कि इस पायदार नेट की तरह जो सड़कें बना रहा है, इसको और आगे बनाएंगे
और गति शक्ति के साथ देश आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर राज्य भी आगे बढ़ेंगे, हिमालय भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much, Hasnain Masoodi. I would like to, 1 second, I request honorable members to abide by Rule 349. It is very clear. A member shall not leave the seat immediately after his speech. And so many directions, rules are there. Please observe it. And honorable members, please do not have any conversation with the official box. It's only the prerogative of the ministers. Please. Yes, Hasnain Masoodi ji. So this. जनाब मुझे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज में बोलने का मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ा अच्छा होता अगर मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते तो और वो तो यहाँ तारीफ ही बटोरते, हर एक उनकी तारीफ ही करता, लेकिन किसी वजह से वो नहीं है। लेकिन हमारे लिए वीके सिंह साहब भी काफ़ी हैं जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि उनका जितना अनुभव है जम्मू कश्मीर के बारे में किसी और का नहीं होगा। तो जनाब इस साल जो प्रोविजन रखा गया है तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि 5% जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका क्लेम कर रहे हैं ये जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, और ये तीसरे नंबर पर है। मुझे लगता है कि डिफेंस और जो कंज्यूमर अफेयर्स के बाद ये तीसरे नंबर पर है जिस पर इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो और एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए भी बड़े एम्बिशियस प्रोग्राम्स हैं, बड़े एम्बिशियस प्लान्स हैं। भारतमाला का प्रोग्राम है और बाकी 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का भी प्रोग्राम है जो कैपेक्स के तहत जो और एडिशनल ग्रांट्स दिए गए हैं स्टेट्स को भी, और उसके लिए प्रोविजन रखा गया है। तो जनाब कुछ विषय हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो चिंता का सबब है। एक तो ये कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, जैसे पहले भी जिक्र किया गया, रोड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी ये बाकी में, और कहा गया कि 44वें नंबर पर रोड क्वालिटी में है जबकि जर्मनी पहले नंबर पर है। तो उस तरफ ध्यान देने की तवज्जो है कि क्यों ये जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो क्यों बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात जनाब है जो जेस्टेशन पीरियड है। आमतौर पर जहां भी रोड बनाने का काम शुरू किया जाता है तो जो उसके टारगेट्स होते हैं, बेंचमार्क्स होते हैं, उनको एडर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले देरी होती है वो साइट क्लियरेंस में। वो भी एक बड़ा विषय है, वो भी बड़ा एक प्रॉब्लम है। मुझे मेरे मुशाहिदे में ये आया है कि कहीं पर रोड अगर सैंक्शन भी हो तो लोग नहीं आते हैं कि वो रोड बनाने के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंटली कुछ परेशानियां हैं जिनमें ठेकेदार वगैरह वो आगे आते नहीं है रोड बनाने के। अभी हमारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अनंतनाग से छत्ताबल का रोड हुआ, तो हमें तकरीबन 1 साल इंतजार करना पड़ा कि कोई आए और वो रोड, इस रोड का वो कंस्ट्रक्शन करे। तो वो उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि जो जेस्टेशन जो बनाने का जो पीरियड है, यो पीरियड जनाब। उस तीसरी बात यह है कि स्टेट का जहां तक है, क्योंकि इसमें स्टेट का भी रखा गया है कि स्टेट सेक्टर में कितना और सेंट्रल सेक्टर में कितना होगा। स्टेट रोड्स के लिए भी प्रोविजन रखा गया है और सेंट्रल में भी, लेकिन सीआरएफ जो है वो रिलीज नहीं होता है, उसमें बड़ी देरी लगती है, जिस वजह से वो वहीं का वहीं रहता है जो भी प्लान होता है, जो भी वहां का रोड बनाने का प्रोग्राम होता है। तो जनाब ये मोटे मोटे पर है जो चुनौतियां हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो डैश है, डायरेक्शन है एंड द काइंड ऑफ कमिटमेंट द मिनिस्टर हैज, तो उसको सब अप्रिशिएट करते हैं। अभी श्रीनगर तशरीफ लाए थे, वहां पर अभी उन्होंने इफ्ताह किया 2 रोड्स का, तो हम भी शामिल थे उसमें। तो वहां भी उनके नोटिस में लाए गए थे कि कुछ चैलेंज जो हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर को है रोड के हवाले से। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा NH44 का। यह 3 महीनों में कोई 1.5 महीना NH44 जो कि एक शाहराग है, जो कि एक लाइफलाइन है बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर, वो बंद रही। और सारा अगर आप जनाब देखेंगे रोड्स पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कैजुअलिटीज जो होती हैं, जो फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें आपको यही रोड, या तो डोडा वाला रोड या ये NH44 वाला रोड, ये सबसे आगे है सारे मुल्क में। कितने फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं। अब कैसे काम चलेगा जब आप एक जो मेन लाइन है, लाइफ लाइन जो है वो रहेगी कोई मिल मिला के 3 महीने में 1.5 महीने बंद रहेगी। तो मैंने ये तजवीज़ दी मिनिस्टर साहब को ये की थी कि आप ये एलिवेटेड रोड बनाइए बिटवीन रामबन एंड बानियाल। जनरल साहब जानते हैं, तो वही सबसे बड़ा सेक्टर है जिस सेक्टर में ये नहीं कि हुआ नहीं कुछ, 2 चिनानी की टनल बन गई, काजीकुंड की टनल बन गई, बहुत कुछ हुआ आगे, लेकिन इस सेक्टर को आप एलिवेटेड बनाइए। एक तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हिल्स को,
हर आए दिन वो हिल्स सॉइल इरोजन हो रहा है, हिल गिरती जा रही है। तो दूसरी बात यह है कि उस तरफ सर पांच टनल्स की, क्योंकि आप जानते हैं, टोपोग्राफी जानते हैं आप, 5 टनल्स की जनाब जरूरत है इमीडिएटली, जिसकी तरफ मिनिस्टर साहब तवज्जो देंगे। एक जनाब है देसा कापरन, इससे क्या होगा, डोडा का जो आप जानते हैं कास्तीगढ़ का इलाका वो सारा जुड़ जाएगा कश्मीर के साथ, वैली के साथ, और देसा कापरन उस पर पहले ही शुरुआत हो गई है। मुझे लगता है कि उस पर फोकस करने की जरूरत है। तो जनाब एक लहंद और एक ऐसा ही एक है जाजरन का टनल। देखिए अभी आप डिलिमिटेशन का ये बना रहे हैं प्रोग्राम के, नहीं हम किसी और कारण से राजौरी पुंछ को मिलाएंगे अनंतनाग के साथ, साउथ के साथ, जबकि 6 महीने रोड ही बंद रहता है। आप खुद जानते हैं 11,000 फुट के करीब, 11,000 फुट ऊंचाई वाले वहां पर जो हिमालयी सिलसिला है पीर पंचाल का, तो वहां पर जरूरत है कि ये जो जाजरन वाला टनल है, फिर ये पहले उसमें मुझे लगता है टेंडर शुरू हुआ है, उसमें इनिशियल वर्क हुआ है और डीपीआर वगैरह बना हुआ है, लेकिन सुस्त से काम चल रहा है। तो जनाब राजधानी, आज जानते हैं गुरेज कितनी कठिनाई है, आप खुद रहे हैं वहाँ, खुद देखा आपने कि कितनी कठिनाई है बांडीपुरा से गुरेज। और गुरेज तो एक पेशेंट के लिए हेलीकॉप्टर भेजना पड़ता है। अभी वहां पर जनाब रिक्रूटमेंट थी क्लर्क्स की, उस रिक्रूटमेंट के लिए वहां से बच्चों को उठाना पड़ा हेलीकॉप्टर के जरिए ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। सो इतनी मुश्किल है। और अगर आप जब ये बनाएंगे आप ये जाजरन वाला, ये राजधानी वाला, तो उसके बाद साधना पास, अगेन आप बिटवीन टीटवाल एंड कपवारा, हाउ मेनी एक्सीडेंट्स वी रोड एक्सीडेंट वी कम अक्रॉस, कितनी जाने जाती हैं साधना पास पर। तो जनाब इस टनल पर तवज्जो देने की जरूरत है। और ये देसा कापरन तो वो बड़ा ही महत्व है, तो और टनल्स पर तो काम हो रहा है। तो इन एरियाज में जनाब, इन एरियाज में ताकि रोड कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में और ज्यादा हो, सारा हिली है, सब जो लोअर हिमालयाज हैं, पीर पंचाल का सिलसिला है, ताकि और ज्यादा यातायात हो, ट्रांसपोर्ट बन जाए और ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि हमें एक बड़ी समस्या है कि रेल नहीं जाती है। तो जनाब आप जब NH-44 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए बंद रहा, तो सारा फ्रूट जो है 6 करोड़ के करीब बॉक्सेस है, वही पड़ते हैं, माल वही सड़ता है, और फिर टैरिफ जो उसका लेने का है, फेयर जो है वो उसमें भी बढ़ोतरी होती है। yes. तो और मैंने 2-4 रोड्स के लिए बारे में बोलता हूँ, तो मिनिस्टर साहब यहाँ पर, तो उससे मुझे और ज्यादा मदद मिलेगी, ये समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो एक है जनाब ये देसा कापरन वाली रोड, जिसका मैंने जिक्र किया, पहले टनल, और उसके बाद और फिर लहमदजन से बटनूर, ये जनाब पहलगाम से जाएगा त्राल इलाके में। इससे जो अमरनाथ यात्रा है और यातायात है वो ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल कोलर के साथ शुरू हो जाएगी, त्राल वैली में जाएगी, और फिर वहां से पश्तून ख्रीव वाला रोड। तो इससे ये सारा इलाका 25 किलोमीटर नजदीक आ जाएगा। तो जनाब लतपोरा से पंथाचौक तक बाईपास NH-44 का, क्योंकि इसी पर आर्मी का आपका है, जो भी आर्मी इंस्टॉलेशन वही है, और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वहीं पर है, जो भी इंडस्ट्रियल स्टेट है, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, माइनिंग हो रही है, वो इसी रोड पर हो रही है। तो इस जरूरत है कि इसको हम कन्वर्ट करें एक बाईपास, NH-44 बाईपास। थैंक यू सर। और संगम लासीपुरा, तो मिनिस्टर साहब मुझसे एग्री कर रहे हैं, वो तो दिलचस्पी से सुन रहे। संगम लासीपुरा, जनाब संगम से जो ट्रॉलर्स, बड़े बड़े ट्रॉलर्स जाते हैं, लासीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसके लिए जरूरत है कि वो रोड उसका स्टेटस बढ़ाया जाए। और मुझे वादा किया मिनिस्टर साहब ने कि ये भारत माला के तहत इसके लिए फंड्स प्रोवाइड करेंगे, ताकि निर्भर न हो स्टेट। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मसूदी जी प्लीज। बस जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये सारा जो मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन इसी तरह जनाब 7,270 करोड़ रुपए आपने रोड सेफ्टी पर रखे, मेरे ख्याल में बहुत कम है। ओके, सुशील कुमार सिंह जी। और किसी तरह से कनेक्ट कीजिए इसको, क्या नाम है, जो कैजुअलिटीज होती हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, उनका कोई प्रोविजन रख लीजिए। बहुत शुक्रिया जी। सुशील कुमार सिंह जी। सभापति जी, आपको धन्यवाद करते हुए मैं सड़क मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस मंत्रालय के काम की
जितनी चर्चा की जाए, इस मंत्रालय की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मंत्री गडकरी जी और साथ साथ राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह साहब, इनके नेतृत्व में इस मंत्रालय के माध्यम से देश के अंदर सड़क निर्माण के क्षेत्र में देश के इस कोने से लेकर उस कोने तक यानी हर क्षेत्र में जिस तरह से तेज गति से काम हुआ है उसकी प्रशंसा पूरा देश करता है, सारे लोग करते हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के भी मेरे साथी इसकी आलोचना नहीं करते, इसकी शिकायत नहीं करते, लेकिन चूंकि काम हो रहा है इसलिए हमारे विपक्ष के भाई भी कोई नई मांग रखते हैं, कोई नया सुझाव देते हैं ताकि जब देश में इतना काम हो रहा है सड़क के क्षेत्र में तो उनके इलाके में भी अच्छी सड़कें बन जाए। इस बात के लिए मैं विशेष तौर पर आदरणीय गडकरी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। महोदय, हमारे पूर्व के कई वक्ताओं ने आंकड़ों के साथ बड़े विस्तार में चीजों को लोकसभा के अंदर रखा है। मैं उन आंकड़ों को दोहराना चाहता हूं और ना मैं बड़े विस्तार में जाना चाहता हूं, इसलिए कि हर तरफ जब प्रशंसा ही प्रशंसा है तो फिर उसमें लोकसभा के समय के महत्व को समझते हैं। जी, उस प्रशंसा सुनने के मंत्री इधर नहीं है फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स। उन तक बात पहुंच जाएगी सर, उन तक बात पहुंच जाएगी और हमारे जनरल वीके सिंह साहब तो हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं 2-3 बातें कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। नंबर 1, एक नेशनल हाईवे है हमारे बिहार के अंदर जिसका नंबर है 139 जो बिहार की राजधानी पटने से शुरू होती है और बिहार के कई जिलों पटना, अरवल, औरंगाबाद होते हुए झारखंड की सीमा में प्रवेश करती है और उसके बाद झारखंड के पलामू जिले में जाकर वो समाप्त होती है। ये जो सड़क है महोदय वो सीधे सीधे तौर पर 3 राज्यों को जोड़ती है। बिहार को सीधे सीधे झारखंड और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क के 4 लेनिंग का प्रस्ताव मैंने काफी पहले मंत्रालय को भी दिया और बिहार सरकार से भी आग्रह किया, लिखित रूप में भी। मेरे ही आग्रह पर बिहार सरकार ने इस सड़क के 4 लेनिंग का प्रस्ताव भी केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजा है, भारत सरकार को भेजा है। जहां तक इस सड़क पर पीसीयू का सवाल है, पैसेंजर कार यूनिट का सवाल है, जो क्राइटेरिया है भारत सरकार के सड़कों के 4 लेनिंग करने का वो 10,000 है, लेकिन इस सड़क पर पीसीयू 12,000 है और यदि अभी सर्वे किया जाए तो ये पीसीयू इसका 1.5 यानी 18,000 के आसपास हो जाएगा। महोदय, इस सड़क पर 2 चक्के की सवारी, साइकिल से लेकर बाइक और फिर अनेक चक्कों वाली सवारियां, पैसेंजर गाड़ियां, मालवाहक गाड़ियां और साथ साथ 4 व्हीलर, इतना दबाव है इस सड़क पर कि हम लोग जब अपने जिला मुख्यालय औरंगाबाद से पटने जाते हैं जो मात्र 140 किलोमीटर है, 4 घंटे लगते हैं महोदय। हम लोग जब अपने शहर से झारखंड या कलकत्ता या दिल्ली के लिए आते हैं तो 4 लेन है, एवरेज स्पीड होता है 100 किलोमीटर 1 घंटे में, लेकिन जब पटना जाते हैं तो यही एवरेज 35 किलोमीटर हो जाता है। एक्सीडेंट भी बहुत बड़ी संख्या में हो रही है, चूंकि इतनी भीड़ है इस सड़क पर, इतना रश है कि दुर्घटना होना स्वाभाविक है। तो मेरा निवेदन यह होगा और मैं आशा करूंगा कि जब जवाब आए माननीय मंत्री जी का तो मुझे खुशी होगी इस बात की कि उस जवाब में ये घोषणा हो कि इस सड़क को 4 लेन किया जाएगा। चूंकि सारा क्राइटेरिया यह सड़क फुलफिल करता है, कोई इफ बट नहीं है, कोई कारण नहीं है
कि ये सड़क 4 लेन ना हो। महोदय, इसके साथ साथ 2 और सुझाव हैं, कोई नई मांग नहीं है। दिल्ली से कोलकाता जो सड़क जाती है नेशनल हाईवे 19, वाराणसी से धनबाद तक अभी 6 लेनिंग का काम तेज गति से शुरू हुआ है। माननीय मंत्री जी की देखरेख ये काम बहुत विलंबित था, लटका हुआ था। अभी मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इसमें तेज गति से काम शुरू हुआ है, लेकिन वर्तमान में सड़क थोड़ी खराब है। सासाराम टोल से लेकर डोभी एक जगह है जो दिल्ली से करीब करीब 1020वें किलोमीटर पर होगा। इस बीच में सड़क थोड़ी अच्छी नहीं है। ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूँगा कि इसकी स्थिति को बहाल किया जाए और इस मंत्रालय की माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जी की जो छवि है और इस मंत्रालय की जो छवि है उसके अनुरूप ये सड़क हो, क्योंकि गया से वाराणसी जाने में एक व्यक्ति को 4 जगह टोल देना पड़ता है। 4 जगह टोल देकर अगर उसको उसके मुताबिक उसके लायक सड़क ना मिले तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता सुनने में। इसलिए मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि इसकी स्थिति को अच्छी की जाए। साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि पहले से ही इस मंत्रालय में बहुत बड़ी संख्या में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण हो रहा था, लेकिन इस बार की बजट में हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश के तहत जिस प्रकार ज्यादा बजट इस मंत्रालय को दिया गया है तो लोगों की उम्मीद भी जग गई है